बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रेखा अपने पति अमित और दो छोटे बच्चे काव्य और राहुल के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचा करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन हमेशा की तरह अमित और रेखा जंगल जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए। तभी बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पेड़ आपस में टकराकर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक पेड़ अमित के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और दूसरा पेड़ रेखा की टांग पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके बहुत खून निकलता है। रेखा अमित की मृत्यु के बाद बहुत रोती है। अमित, अपनी आंखें खोलो, घर पर हमारे दो बच्चे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे और हमारे बच्चों को इस तरह से छोड़कर मत जाओ। हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? उनके पिता उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नहीं अमित, तुम हमारे साथ ऐसा तो मत करो। कृपया करके अपनी आंखें खोलो अमित, अपनी आंखें खोलो। ऐसा कहकर रेखा बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह रेखा से कहती है, बेटा, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं और अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम्हारे पैर से बहुत खून निकल रहा है। जाओ, अपने घर जाओ और अपना ख्याल रखो। तुम्हें अपने दोनों बच्चों को भी संभालना है। रेखा उस बूढ़ी औरत की बात समझ जाती है और वह कुछ समय बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद काव्या और राहुल अपनी माँ की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, यह आपको क्या हो गया? आप व्हील चेयर पर क्यों बैठी हैं? अच्छा, आपके पैर में चोट लगी है इसलिए। माँ, पिताजी कहाँ हैं? इतना तेज तूफान आ गया था, हम दोनों तो घबरा ही गए थे, कहीं आप दोनों को कुछ ना हो जाए। माँ, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? बस रोती जा रही हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं? माँ। काव्या, राहुल, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं भी किसी काबिल नहीं बची। एक बूढ़ी औरत ने यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की है। अब तो मैं अपने पैरों से चल भी नहीं सकती। तुम्हारे पिता का अभी अंतिम संस्कार कर ही आ रही हूँ। तेज तूफान की वजह से पेड़ गिरना शुरू हो गए। एक पेड़ से तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए, दूसरे पेड़ ने मेरे पैर ले लिए। अब मैं तुम दोनों का पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, आप हमेशा कहती थी ना, हमारे दादा दादी का घर बहुत बड़ा है और वहाँ पर चाचा चाची, उनके बच्चे सभी रहते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। आखिर वहाँ हमारा भी तो घर है, उसमें हमारा भी तो हिस्सा है। तो बस आप चिंता क्यों करती हैं? हम वहीं जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पिताजी और मैंने पसंद से शादी की थी, उसी समय उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर ही रही थी। तभी अचानक तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और इतनी तेज बारिश होती है कि रेखा की झोपड़ी के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, सामान बहना शुरू हो जाता है। यह देखकर रेखा और घबरा जाती है कि वह कहाँ जाएगी। जब रेखा को कोई और सहारा नजर नहीं आता तो वह अपनी ससुराल जाने का फैसला करती है। रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। तभी रेखा की सास रेखा से कहती है, क्यों करमजली, पहले तो तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और उसके बाद जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तू अपना हिस्सा लेने इस घर में आ गई। तो जैसी अपाहिज औरत और तेरे दोनों बच्चों को इस घर में जगह नहीं मिलेगी। चली जा यहाँ से। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या तू हमें खाने आई है? निकल जा यहाँ से, तुझे इस घर में थोड़ी भी जगह नहीं मिलेगी। सासू माँ, हमें अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दो। मैं अपाहिज हूँ, मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब तक बाढ़ का खतरा टल नहीं जाता तब तक आप हमें अपने घर में रहने की अनुमति दे दीजिए ना। मेरे दोनों छोटे बच्चे के ऊपर थोड़ा सा तो रहम करो। आखिर ये तुम्हारे भी पोता पोती हैं, इनके ऊपर इतना तो जुल्म मत करो। ना मैं तुझ पर और न तेरे इन दोनों छोटे बच्चों के ऊपर कोई रहम करूंगी। निकल जाए यहाँ से। और मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा जो मैं तुम्हें अपने घर में रहने की अनुमति दूं। जाओ यहाँ से, बाढ़ में डूबकर मर जाओ। ऐसा कहकर रेखा की सास अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रेखा इतनी तेज बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं रहने का आसरा ढूंढ रही थी। तभी वह अपने दोनों बच्चों से
कहती है, अब तो ऐसा लगता है पहाड़ी पर जाकर ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं रहने की कोई जगह नजर नहीं आ रही। जिनके पक्के और अच्छे मकान हैं, वह अपनी छतों पर रह रहे हैं। हम यहाँ झोपड़ी डालकर भी नहीं रह सकते, सिर्फ एक पहाड़ी पर जाने का ही आसरा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं। और वैसे भी जो ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ी पर चली जाती है और वहां जाकर रेखा और उसके दोनों बच्चे देखते हैं तो चारों तरफ फल के पेड़ लगे हैं, बांस के पेड़ लगे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ पहाड़ी पर तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर कितने सारे फल के पेड़ हैं, हम जब तक चाहें यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। बहुत समय बाद हम फल खाएंगे। हाँ बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। हम इस तरह से खुले में नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए एक झोपड़ी की आवश्यकता है, इसलिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। माँ वह देखिए सामने जो पेड़ है कितना छोटा है, इस पर लकड़ियाँ भी बहुत ज्यादा हैं। चलिए उसे काटकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। नहीं राहुल बेटा, हम किसी पेड़ को नहीं काटेंगे। वह भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए बेटा। अगर हम इस तरह से पेड़ काटते रहे तो एक दिन हमारा जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। मगर माँ, जंगल से लकड़ियाँ लाकर आप भी तो बेचा करती थी, फिर आज आप गलत क्यों बता रही हैं? बेटा तुम्हें पता है, हमारे ही पड़ोस में राम प्रकाश जी रहते थे। वह भी हमारी तरह गरीब थे, लेकिन एक दिन वह कितने अमीर हो गए सिर्फ इस वजह से कि वह पेड़ काटकर लकड़ियाँ बेचा करते थे और हम गरीब के गरीब रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता और मैंने कभी आज तक एक पेड़ नहीं काटा। हम सिर्फ जंगल से वही लकड़ियाँ लेकर आते थे जो जंगल में पेड़ से खुद गिरकर टूट जाया करती थी। अब समझ में आया कि हमने कभी भी एक भी पेड़ नहीं काटा, सिर्फ इस वजह से कि पेड़ की वजह से हम सांस ले पाते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। माँ देखिए सामने बहुत लकड़ी पड़ी है, चलिए उन्हें उठाकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। राहुल और काव्या दोनों भाई बहन लकड़ियाँ उठाते हैं और झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे झोपड़ी नहीं बन पाती। तभी वहाँ पर बहुत खतरनाक जंगली भालू आ जाता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन बहुत घबरा जाते हैं। माँ, ये जंगली भालू तो हमारी ही तरफ आ रहा है और अभी तो हमारी झोपड़ी भी नहीं बन पाई। माँ हम कहाँ जाएंगे? कहीं जंगली भालू हमें खा ना जाए। माँ बहुत डर लग रहा है। जंगली भालू को देखकर दोनों भाई बहन बहुत डर रहे थे। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जादुई बांस के पेड़ से आ रही थी। वह रेखा से कहता है, रेखा तुम बहुत अच्छी हो। तुमने आज तक कभी कोई पेड़ नहीं काटा और तुम अपने बच्चों को भी ऐसी ही सीख दे रही हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ और तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? जादुई बांस का पेड़? नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही। जंगली भालू भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम आंखें बंद करो, तभी तुम्हारे सामने बहुत सारे जादुई बांस आ जाएंगे और जैसा भी घर तुम सोचोगी वैसा घर तुम्हारा बन जाएगा। जादुई बांस की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और वह जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो वहाँ पर बहुत सुंदर जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर रेखा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रेखा जादुई बांस के पेड़ को धन्यवाद कहती है। रेखा, राहुल और काव्या जादुई बांस के घर के अंदर जाते हैं तो वह अंदर से बिल्कुल एक महल की तरह था। वहाँ हर तरह की चीज थी। यह देखकर रेखा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वह पेट भरकर खाना खाते हैं। कुछ समय बाद रेखा बाहर देखती है तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह आपस में बातें कर रहे थे। हमारे गांव में तो पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। पहाड़ी पर आने के अलावा हमारे पास तो कोई और चारा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम कैसे रहेंगे? अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही है। अब हम क्या करें? तभी रेखा उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो, अगर आप लोग चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप लोग आराम से रह सकते हैं जब तक आप लोगों का दिल चाहे तब तक।
रेखा की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वह रेखा के जादूबाज के घर में चले जाते हैं और वहां जाकर रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी पहाड़ी पर रेखा का भी ससुराल आ जाता है। उनका भी घर पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका था, इसलिए वह भी अपनी जान बचाने पहाड़ी पर ही आए थे। वह रेखा और उसके दोनों बच्चों को लोगों की मदद करते देखते हैं। तभी रेखा की सास कहती है, अरे ये तो हमारी बहू रेखा है, ये तो लोगों की मदद कर रही है, अपने घर में रहने की जगह दे रही है। हम तो उसके ससुराल वाले हैं, ये तो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो चलते हैं, हम इसके घर में रहने की जगह मांगते हैं। ऐसा कहकर रेखा की सास रेखा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने की जगह दे दो। नहीं माँ, आप इन्हें अपने घर में रहने की जगह मत देना। इन्होंने हमें भी तो अपने घर से धक्के मारकर निकाला था, अब हम इन्हें अपने घर में जगह क्यों दे? इन्होंने हमारी मदद नहीं की, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। नहीं काव्या बेटा, हम इनकी मदद जरूर करेंगे। अगर कोई हमारी मदद नहीं करता तो जरूरी नहीं हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। उसके कर्म उसके साथ हैं और हमारे कर्म हमारे साथ हैं। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए, भले ही उसने हमारे साथ गलत क्यों न करा हो। माँ जी अंदर आ जाइए और आप सब लोग भी अंदर आ जाइए। रेखा सभी को अंदर बुलाती है। तभी रेखा की सास को जादुई बांस का घर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वह बाढ़ के पानी में बह जाती है और रेखा के ससुराल वाले जादुई बांस के घर के अंदर चले जाते हैं। रेखा की सास को उसके किए की सजा मिल जाती है और रेखा इसी तरह अपने जादुई बांस के घर की मदद से लोगों की मदद करती है और खुद भी अपने बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में प्रीति और काजल दो बहुएं रहती थी। काजल बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, बाल काले घने लंबे और नीली नीली आंखें। काजल को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि ससुराल में उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति, वह काजल से कम सुंदर थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिसकी वजह से प्रीति को अपने ससुराल में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती थी। प्रीति छोटी बहू थी, फिर भी वह घर का सारा काम करती थी और काजल महारानी की तरह घर में आराम करती थी। एक दिन प्रीति किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी काजल और प्रीति की सास सुषमा देवी किचन में आती है और प्रीति से कहती है, सुन काली कलूटी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं काव्या को देखने के लिए, इसलिए घर को अच्छी तरह चमका देना और उसके बाद 5 तरह के पकवान भी बना देना। और ये सब काम खत्म करने के बाद तू अपने रूम में चले जाना और जब तक मेहमान घर में रहें बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? बस मेहमानों के सामने तो मेरी गोरी चिट्टी काजल बहू ही आएगी, तो काली कलूटी नहीं। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी जो दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी, मेरे घर में आकर अंधेरा कर दिया, अंधेरा मनहूस। अपनी सास की यह खरी खोटी बातें सुनकर प्रीति को बहुत दुख होता है और उनके जाने के बाद प्रीति रोते हुए घर का सारा काम करती है, घर को पूरी तरह चमका देती है। उसके बाद 5 तरह के पकवान बनाती है और सारा काम खत्म करने के बाद बेचारी अपने रूम में बंद हो जाती है। और जब काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं तो काजल सज धज कर खूब सारा मेकअप कर कर उनके सामने आ जाती है। काव्या की होने वाली सास सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे वाह सुषमा देवी, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए, खाना भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम्हारी बहू दिखने में भी इतनी ज्यादा सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी लेकर आई हो। काजल बहू, तुमने खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है, अपनी ननद को भी सिखा देना, हमें ऐसा खाना रोज खाने के लिए मिलेगा। इस तरह से सब आपस में बातें कर रहे थे और बेचारी प्रीति अपने रूम में से सबको देख रही थी कि किस तरह से सब एक साथ हंसी खुशी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और वह अपने काले रंग की वजह से अपने रूम में बंद है। तभी प्रीति की नजर एक सांप के ऊपर जाती है जो टेबल के नीचे से निकलकर सुषमा देवी के पास जा रहा था। प्रीति से यह सब देखा नहीं गया और वह सुषमा देवी को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। मम्मी जी, यहाँ पर एक जहरीला सांप है, मैंने अभी अपने रूम में से देखा था, वह आपको डसने वाला था, मम्मी जी हटिए यहाँ से। प्रीति ऐसा कह रही थी और सभी मेहमान सुषमा देवी, काजल, काव्या सभी प्रीति की तरफ देख रहे थे। तभी सावित्री सुषमा देवी से कहती है,
अरे बहन जी, यह काली कलूटी बदसूरत लड़की कौन है? क्या आपकी छोटी बहू है? आपने हमें इससे नहीं मिलाया। आप तो बहुत ही झूठी और बहुत ही धोखेबाज है। आपकी एक और बहू है, वो भी इतनी काली कलूटी और बदसूरत। देखो सुषमा बहन जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जिस घर में काले लोग काली बहू होती है, मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मुझे काले और बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे पूरे घर में मनहूसियत लगती है। इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी काव्या से नहीं कराऊंगी। चलो सुमित बेटा यहाँ से। सावित्री बहन, मैं इस काली कलूटी बदसूरत को इसलिए आपसे नहीं मिला रही थी। मेरी मजबूरी समझो। मेरा दिल बहुत ही नर्म है और मैं बहुत ही दयालु हूँ। बेचारी की कहीं शादी नहीं हो रही थी, जो भी कोई आता इसे दुत्कार कर चला जाता। मुझसे सब ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी इस बदसूरत लड़की से करा दी। देखो बहन जी, इस सब में मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है। आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के जाते ही सुषमा देवी को प्रीति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बहुत पिटाई करती है और आग में घी डालने का काम काजल करती है। वह अपनी सास को बहुत चढ़ाती है। देखो मम्मी जी, इस काली कलूटी ने आज आपकी नाक कटा दी। इससे 2 मिनट अपने रूम में बंद नहीं रहा गया और बाहर आ गई। और देखो तो क्या कह रही है कि इस घर में सांप था और आपको डसने वाला था। जितनी काली बदसूरत ऊपर से है, इतनी काली और बदसूरत इसका दिल है। ये नहीं चाहती कि काव्या की शादी अच्छे घराने में हो जाए। नहीं नहीं काजल भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मम्मी जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में सांप देखा था। कल मोही, आज जो तूने ये हरकत की है ना, उसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। आज आ जाने दे मेरे बेटे को। तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम है सुषमा देवी नहीं। ऐसा कहकर सुषमा देवी प्रीति को धमकी देती है और शाम हो जाने के बाद जब अमित काम करके वापस आता है तो सुषमा देवी उसे सब बताती है कि प्रीति की वजह से किस तरह काव्या का रिश्ता होते होते टूट गया। तभी अमित बहुत गुस्से में कहता है, मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं इसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी आंखों पर तो दहेज की पट्टी बंधी थी ना। आज इसकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हुआ। अब मैं इसे और एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। तभी प्रीति रोते हुए अमित के पैरों में पड़ जाती है और उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। देखिए जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने के लिए घर तक बेच दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा और अब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया करके मुझे डाइवोर्स मत दीजिए। आप मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इस तरह बेचारी प्रीति अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर प्रीति के मुंह पर फेंक देता है। पास में खड़ी काजल यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। प्रीति रोते हुए अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह अपने मायके भी नहीं जाती। जंगल में एक तालाब के किनारे बैठकर बहुत रोती है। हे ऊपर वाले, अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? बचपन से लेकर यही ताने सुनते सुनते बड़ी हुई, काली कलूटी बदसूरत। और जब कहीं मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरे पापा ने दहेज का लालच देकर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। और आज देखो, उन्होंने भी मुझे घर से बेघर कर दिया। जब मम्मी पापा को इस बारे में पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर आ गई तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तो मेरा भी आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। अब मैं और जीना नहीं चाहती। जब मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया तो अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूं? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति तालाब में अपनी जान देने के लिए कूद जाती है और जैसे ही प्रीति को होश आता है तो वह देखती है कि एक बहुत सुंदर जल परी उसके सामने है। यह सब देखकर प्रीति चौंक जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, मैं तो अपनी जान देने के लिए इस तालाब में कूद गई थी, फिर मैं कैसे बच गई? क्या आपने मुझे बचाया? आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करता। मेरी वजह से हर कहीं मनहूसियत फैल जाती है। मेरा काला साया किसी को सुख शांति नहीं पहुंचाता, इसलिए अच्छा है कि मैं मर ही जाती। आपने मुझे क्यों बचाया?
प्रीति, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। और कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। यह जिंदगी तुम्हारी है और किसी की वजह से तुम इस जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहती हो? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी कदर नहीं है तो उसमें उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम किस तरह दिन रात अपनी सास की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। पूरे घर को तुमने किस तरह बांध के रखा था। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, यह जादुई मेकअप किट का तालाब है। तुम इस जादुई मेकअप किट के तालाब से एक जादुई मेकअप किट लेकर अपना एक अच्छा सा मेकअप करो, उसके बाद देखना कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। जल परी की बातें सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और जादुई मेकअप किट लेकर अपना बहुत अच्छा मेकअप करती है। उसके बाद प्रीति खुद को देखती है तो पहचान नहीं पाती क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? हाँ हाँ प्रीति, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। इस तरह प्रीति जादुई मेकअप किट के तालाब में जल परी के साथ तालाब के अंदर रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुषमा देवी को प्रीति की कमी महसूस होने लगी थी क्योंकि वह काजल से जिस भी काम को कहती, काजल उसी काम करने के लिए मना कर देती। अरे काजल बहू, काव्या बेटी की तो शादी हो गई, जब तक वह थी तो उसने मेरा काम कर दिया। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद से खाना बनाकर खा लूं। कृपया करके मेरे लिए खाना बना दो। 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। सुन बुढ़िया, मैं तेरे लिए खाना बनाने के लिए इस घर में नहीं रह रही। अगर मैं किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। कल ही मैंने फेशियल कराया है और मैंने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया। और अगर मैं तेरे लिए खाना मंगाऊंगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जैसा भी रूखा सूखा रखा है उसे खाकर अपने पेट भर ले। मेरी प्रीति बहू कितनी अच्छी थी, उसका दिल सोने का था। हीरे जैसी बहू को मैंने धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरी कितनी सेवा करती थी। और ये काजल बहू, इसे मैंने कितना लाड प्यार दिया, इससे घर का कोई काम नहीं करवाया, हमेशा प्यार ही प्यार दिया। और देखो, यह मुझे एक समय का खाना भी नहीं दे रही। आज मुझे समझ आ रहा है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए, जैसा मेरी प्रीति बहू का था। इस तरह से सुषमा देवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति जल परी के साथ रह रही थी। तभी प्रीति तालाब के अंदर देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मैंने अभी देखा कि मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे अभी उनके पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। इस तरह प्रीति तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर सुषमा देवी की बहुत ज्यादा सेवा करती है। और कुछ ही दिनों में सुषमा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह प्रीति से माफी मांगती है। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। यह मत सोचना कि अब तुम सुंदर हो गई तो मैं अब तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जैसे ही मेरा बेटा शहर से वापस आएगा, मैं अमित की तुम्हारे साथ दोबारा से शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। प्रीति अपनी सास को माफ कर देती है और जैसे ही अमित शहर से वापस आता है तो सुषमा देवी अमित की शादी प्रीति के साथ बहुत धूमधाम से करवाती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। इस तरह प्रीति अपने ससुराल में जादुई मेकअप किट के तालाब की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।